वेलकम बैक दोस्तों, मैं के विश्वकर में एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें से दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं 19 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे। इस पेपर में टोटल हम सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए और बिना देरी किए हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखेंगे तो यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों सामान्य ज्ञान में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। विरह गीत गाया जाता है, रसिया गीत गाया जाता है, चैती गीत गाया जाता है या फिर दोस्तों कजरी गीत गाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे कजरी गीत गाया जाता है। अपना जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, बारिश के मौसम में यहाँ पे कौन से गीत गाए जाते हैं, कजरी गीत गाए जाते हैं। पहले का हमारा डी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे पहले के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि प्रसिद्ध सूफी संत डाट डाट के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया या फिर वारिस अली शाह या मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से आपको बता दूं कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा वारिस अली शाह, यानी कि प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा 2 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इस मेले को देवा शरीफ मेला भी कहा जाता है। यहाँ पे जैसे देवा मेला लिखा है तो देवा शरीफ भी कभी कभी कह दिया जाएगा, तो भी आप कंफ्यूज मत होइए। इस मेले को क्या कहा जाता है, देवा शरीफ मेला भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दूसरे के बाद दोस्तों लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि भारत के कौन से राज्य में जब बारिश होती है तो छतों में जो पानी बहता है तो उसको एकत्रित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब यूपी का मतलब ये भारत देश का कौन सा राज्य है, तो दोस्तों ये यूपी है या महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। तो तीसरे का दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने क्या कर दिया है कि जब बारिश महीना होता है तो छतों में जो पानी आता है और वो बहता है दोस्तों, तो उसको संग्रहित किया जाना है, मतलब उसको इकट्ठा करना है। तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कर दिया है। चलिए आगे देखेंगे। तीसरे के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डाट डाट भी कहते हैं। अब दोस्तों रोका कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है, दहिया कहा जाता है या कुरुआ कहा जाता है। यहाँ पे कु होना चाहिए, कुरुआ कहा जाता है। कहां पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि को झूम कृषि को डाट डाट भी कहते हैं। रोका, पेंडा, दहिया, कुरुआ। तो 4 का यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा दहिया, यानी कि 4 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। गीत गोविंद, किताब ए नौरस, पादशाहनामा, मुंतखाब उल तवारीख। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किताब ए नौरस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो है यानी कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। किताब ए नौरस में 59 कविताओं व 17 दोहों का संग्रह है। अगर इसमें देखा जाए तो कितना दोस्तों, 59 कविताओं का और 17 दोहों का और 17 दोहों का क्या है दोस्तों, यहाँ पे संग्रह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के ये 5 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 के बाद दोस्तों हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन और छठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि कर्नाटक संगीत में
अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डाट डाट के समान होता है। दोस्तों तराना के समान होता है, ताल के समान होता है, आलाप के समान होता है, या फिर दोस्तों तिलाना के समान होता है। तो 6 का सी यानी कि आलाप के समान होता है, यानी कि छठवें का देखा जाएगा दोस्तों तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डाट डाट के समान होता है, आलाप के समान होता है, यानी कि 6 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे 6 के बाद दोस्तों हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डाट डाट ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस ने, होमी जहांगीर भाभा ने, सीवी रमन ने या विक्रम साराभाई ने। दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डाट डाट ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर दोस्तों कौन है, सीवी रमन, यानी कि 7 का देखा जाएगा तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि डाट 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 एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। दोस्तों फावड़ा है, राहट है, ढेकली है, मोट है। तो दोस्तों फावड़ा है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि फावड़ा जो है एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, या मिट्टी को खोदने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि फावड़ा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत ज्वर। दोस्तों कहा गया कि मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, वो है दोस्तों आंत ज्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 9 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 के बाद दोस्तों हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। मतलब यहां पे कहा गया कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। दोस्तों पानी युद्ध हुआ था तो वो कौन सा है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, बोलीविया है, या फिर दोस्तों पेरू है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोलीविया, यानी कि 10 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका देश में वर्ष 2000 में पानी के आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी में युद्ध हुआ था, बोलीविया। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों 10वें के बाद हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन, और 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय डाट डाट में स्थित है। दोस्तों लंदन में स्थित है, अकरा में स्थित है, या फिर नई दिल्ली में, या फिर दोस्तों सिडनी में। तो 11 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 के बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब फर्स्ट टाइम मतलब जब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जब प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण किया था तो उसके तुरंत बाद ये कौन से देश का दौरा किया था। तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका। दोस्तों ये हमारे जो राइट इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 का सी, यानी कि भूटान का इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद इन्होंने भूटान का दौरा किया था। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो जून 2014 में भूटान का दौरा किया था इन्होंने। अब मई में इन्होंने क्या किया था, मई 2014 में इनको PM के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों मई 2014 में ये PM का शपथ ग्रहण किए थे, शपथ ग्रहण किया था। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण किया। और फिर दोस्तों अगला पॉइंट यहां पे अगर देखा जाए तो मई के बाद जून में इन्होंने क्या किया, जून 2014 में भूटान का दौरा किया। जून 2014 में
भूटान दौरा किया, भूटान दौरा किया, भूटान दौरा किया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे 11 के बाद दोस्तों हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। 12 के बाद दोस्तों हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। अब यहां इसके कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। चीन है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो दोस्तों नेपाल जो हो जाएगा वो हमारा भारत व नेपाल के मतलब नेपाल जो है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। अगर भारत व नेपाल के मध्य अगर लंबाई देख ली जाए दोस्तों तो यह है 1751 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। यहाँ पे अगर हम लिख दें भारत और नेपाल की लंबाई, भारत और नेपाल की लंबाई, दोस्तों लंबाई टोटल कितनी है इनकी, यहाँ पे ये लंबाई है हमारा 1751 किलोमीटर की है, 1751 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। लंबी सीमा है, लंबी भारत और नेपाल की लंबी सीमा, यहाँ पे लंबाई जो हमने लिखी इस जगह पे लंबी सीमा लिखना चाहिए, यहाँ पे लंबी सीमा, यहाँ पे लंबी सीमा दोस्तों 1751 किलोमीटर की है। आगे देखेंगे दोस्तों 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय डाक में है। कहने का मतलब इसके है कि बिम्स्टेक जो है एक उप क्षेत्रीय समूह है। अगर पूछा जाए बिम्स्टेक क्या है तो आप बता देंगे उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहां पे है पूछा गया। काठमांडू में है, नई दिल्ली में है, कोलंबो में है, या फिर दोस्तों ढाका में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय दोस्तों ढाका में है, यानी कि 14 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर 7 देश जो यहाँ पे इसने बताया है कि एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व 7 देश शामिल, कितने दोस्तों हैं 7 देश शामिल। अगर इन 7 देशों की बात करें तो वो 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। 7 देश दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों तो एक तो हमारा हो जाएगा भारत हो जाएगा, भारत के बाद दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो फिर ये हमारा म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे भूटान हो जाएगा। भूटान के अगर बात की जाए दोस्तों, भूटान के बाद यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका की अगर बात की जाए इसके बाद तो नेपाल एक हो जाएगा। नेपाल की बात अगर बात की जाए तो दोस्तों एक हमारा थाईलैंड होता है। क्या है दोस्तों, थाईलैंड हमारा है। ये हमारे जो है 7 देश है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। तो इसका हो जाएगा जिसका मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, ढाका हमारा इसका मुख्यालय है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 14 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या आपका कोई राय या सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो चीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी 18, 17 और 18 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है 2-2 शिफ्टों में, उन एग्जामों के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 के बाद दोस्तों हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। शामली को, अलीगढ़ को, आगरा को, या फिर दोस्तों मथुरा को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे कहा कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, तो वो है दोस्तों हमारा शामली। यानी कि 15 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि माल और सेवाएं कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था।
यानी कि जीएसटी जो लगाया गया है दोस्तों, उसको सबसे पहले भारत के कौन से राज्य ने मतलब अनुमोदित किया था, यानी कि सर्वप्रथम उसने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी। तो वो राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, बिहार। दोस्तों वो राज्य है हमारा असम। असम हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल थे, नंदलाल थे, धर्मपाल थे, या फिर दोस्तों देवपाल थे? तो 17 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो दोस्तों वे थे हमारे गोपाल थे। 17 का हमारा ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती, रोपण खेती। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों रोपण खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 18 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को, मंगल को, प्लूटो को, या फिर दोस्तों जुपिटर को? यानी कि 19 का हमारा यहाँ पे ये कहा गया कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। अगर दोस्तों पृथ्वी को हम अंतरिक्ष से जब देखते हैं तो यहाँ पे पानी की वजह से दोस्तों यहाँ पृथ्वी भी हमारी नीली दिखाई देती है। यानी कि 19 का अगर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? दोस्तों क्रिप्टान नहीं है, आर्गन नहीं है, जिनान नहीं है, क्लोरीन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है पूछा है, तो क्लोरीन हमारी जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है। यानी कि 20 का अगर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर निष्क्रिय गैसों की बात की जाए तो क्रिप्टान भी हमारा निष्क्रिय गैस है, आर्गन भी हमारा निष्क्रिय गैस है, और जिनान भी हमारा निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है दोस्तों? क्लोरीन नहीं है। तो 20 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ेंगे 20 के बाद दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी है, रस्किन बॉन्ड है, एनिड ब्लाइटन है, या ओलिविया फ्रेशर है? दोस्तों इस 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक महाश्वेता देवी है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 21 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 के बाद दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डॉट 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 गुलाबी गैंग की संस्थापक है। कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। यानी कि गुलाबी गैंग जो है दोस्तों इसकी संस्थापक पूछा गया है। गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ये महिलाओं का ये सामाजिक संगठन है जो महिलाओं के कल्याण के लिए इसमें क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। तो दोस्तों इसकी जो संस्थापक कौन है? संगीता पाल देवी हैं, संपत पाल देवी हैं, शीला पाल देवी हैं, या मिसी चौधरी हैं? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, यानी कि संपत पाल देवी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 22 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की जाए कि गुलाबी गैंग की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना दोस्तों इसकी हुई थी 2006 में हुई थी। स्थापना 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों? गुलाबी गैंग की स्थापना 2006 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि मुरादाबाद डॉट डॉट के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। अब दोस्तों मुरादाबाद कौन से कार्य के लिए ज्यादा फेमस है या प्रसिद्ध है? तांबा कार्य के लिए, पीतल के लिए, हीरा के लिए, या फिर दोस्तों स्टील के लिए? तो 23 का यहाँ पे हमारा बी के साथ, यानी कि 23 का हमारा बी, यानी कि पीतल के, मुरादाबाद पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। यानी 23 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि सर्वप्रथम
किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी, यानी कि महिलाओं को वोट डालने के लिए अनुमति दी गई थी। कौन सा देश ऐसा है दोस्तों? सऊदी अरब था, भारत था, न्यूजीलैंड था या फिर दोस्तों रूस था। तो 24 का हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड ऐसा देश पहला बना था जो कि महिलाओं को मतदान करने के लिए अनुमति प्रदान की थी, यानी कि 24 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, दिल्ली चलो आंदोलन का, बहिष्कार आंदोलन का। तो 25 का हो जाएगा कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो 25 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग 4, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डॉट डॉट का विवरण प्रस्तुत है। मूलभूत अधिकार का, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, संघ की न्यायपालिका का, या फिर दोस्तों संसद का। तो 26 का यानी कि भाग संविधान अपना 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत है, यानी कि 26 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि काली मिट्टी को डॉट डॉट भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, या ह्यूमस मिट्टी कहते हैं, या फिर बांगर मिट्टी कहते हैं, या फिर क्रिस्टलीय मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को दूसरे नाम से रेगुर मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि 27 का अगर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। काली मिट्टी में दोस्तों कहें या फिर रेगुर मिट्टी में कहें तो इनमें कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, और भी जो काली मिट्टी होती है उपजाऊ ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 27 का ए के साथ यानी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डॉट डॉट में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डॉट डॉट में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, या फिर दोस्तों सहारनपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि मेरठ में हमारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय है। तो यानी कि 28 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 के बाद हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों 29 नंबर पे, और 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में डॉट डॉट का विवरण प्रस्तुत किया गया है। गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। दोस्तों 29 का हमारा जो राइट हो जाएगा यहाँ पे गुलामी से स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा 29 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 30 नंबर देखेंगे, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस्माइल फाउंडेशन का, या फिर दोस्तों प्रथम का, स्वयं शिक्षण प्रयोग का, सम्मान फाउंडेशन का। तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा स्वयं शिक्षण प्रयोग का, यानी कि 30 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कहा गया है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो स्वयं शिक्षण प्रयोग को इसका पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 30 का हमारा सी के साथ राइट हो गया। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है
हाँ, यहाँ पे कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है। प्रकाश वर्ष किसका मापन है दोस्तों? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, भार का। तो प्रकाश वर्ष किसका मापन है दोस्तों? दूरी का है। ये सबको बात पता है कि प्रकाश वर्ष हमारा किसका मापन होता है? वो दूरी का होता है। यानी कि 31 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रकाश वर्ष किसका मापन? दूरी का। अब दूरी का मापन यंत्र क्या होता है दोस्तों? ओडोमीटर होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका मापन यंत्र क्या होता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर हमने लिख लिया। और इसी प्रकार आगे दूसरे की बात की जाए, गति के मापन क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। इसका क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हो जाएगा। और इसके और आगे की बात की जाए ऊर्जा का, तो दोस्तों ऊर्जा का मापन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ऐसे दोस्तों अगर हम भार की बात करें, भार का मापन क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम होता है। तो ये इतनी सारी बातें हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष किसका मापन है दोस्तों? दूरी का। तो 31 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ है? राइट हुआ है। अगर दूरी को हम किससे मापते हैं दोस्तों? ओडोमीटर से। गति को किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। ऊर्जा को किससे मापते हैं? जूल से। भार को किससे मापते हैं दोस्तों? किलोग्राम से। तो ये इसकी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 के बाद दोस्तों हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के डाट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है दोस्तों। आइरिस पर, कार्निया पर, फेस पर, या फिर दोस्तों लेंस पर। तो 32 का हमारा यहाँ पे ए आइरिस पर, यानी कि 32 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि लोग अपनी आंखों को दान कर देते हैं, तो वहां पे पूरी आंख दान नहीं की जाती है, बल्कि आंख का कौन सा हिस्सा? आंख में कार्निया होता है एक हिस्सा, उसी का दान होता है। ठीक है दोस्तों, कार्निया का। तो यहां पे पूछा गया था मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। यानी कि 32 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 32 के बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद। तो 33 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अब दोस्तों हिंद स्वराज की स्थापना अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि हिंद स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज की स्थापना दोस्तों, हिंद स्वराज की स्थापना जब हुई है वो दोस्तों हमारा है 1909 में इसकी स्थापना हुई है। हिंद स्वराज की स्थापना कब हुई है? 1909 में। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी हैं। 33 का हमारा ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को, अवध को, अंग को, या अवंती को? छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? अब दोस्तों 34 का यहाँ पे जो हो जाएगा, छेदी किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को कहा जाता था। किसको? बुंदेलखंड को। तो 34 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? राइट हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासन कौन थे? अशोक थे, बिंदुसार थे, बृहद्रथ थे, या पुष्यमित्र थे? पुष्यमित्र थे। तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, मौर्य राजवंश के अंतिम शासन कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कौन थे दोस्तों? बृहद्रथ थे। 35 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डाट जिला में स्थित है। जो एक जमदग्नि ऋषि थे, मतलब जमदग्नि ऋषि दोस्तों मतलब उन्हीं का, ये परशुराम जी जो हैं, भगवान परशुराम जानते हैं, उन्हीं का खानदान है, उन्हीं के पिता थे जमदग्नि ऋषि। उनका आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में है दोस्तों? लखनऊ में है, गाजीपुर में है, वाराणसी में है, या फिर दोस्तों सीतापुर में है? तो 36 का हो जाएगा दोस्तों गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में स्थित है जमदग्नि ऋषि का आश्रम। ठीक है दोस्तों, जमानिया में था। तो वो कहाँ है दोस्तों? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। 36 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे देखेंगे 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि राजा हर्षवर्धन ने डाट में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी।
तो दोस्तों अब बृहद केंद्र की स्थापना की थी राजा हर्षवर्धन ने। कहां पे स्थापना की थी दोस्तों? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में या फिर दोस्तों हरिद्वार में। तो 37 का हमारा यहाँ पे सी यानी कि कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो 37 का हमारा क्या हो गया? सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, और ये सामान्य ज्ञान का दोस्तों इस पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, भीषण नारायण, रघुपति सहाय, नवल किशोर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? रघुपति सहाय प्रसिद्ध था। यानी कि 38 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 38 के बाद हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये हमारा अब यहाँ से पार्ट दोस्तों हिंदी का शुरू हो जा रहा है, तो आप हिंदी भी समझ लीजिएगा। हिंदी भी दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों की चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की जो सीरीज चल रही है बेहद ही आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हिंदी वाला पार्ट। हिंदी वाले पार्ट में दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बदनामी होना, या फिर दोस्तों यहाँ पे नुकसान होगा, नुकसान होना, या फिर इज्जत करना। तो 39 का दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा, अब जैसे नाक काटने मुहावरे का अर्थ है, तो जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शनों में से नाक काटने का कोई मुहावरे का सही अर्थ नहीं बन रहा है। नाक काटने का मुहावरे का जो सही अर्थ, वास्तविक अर्थ बनना चाहिए वो होता है बेइज्जत होना, यानी कि इज्जत करना गलत है यहाँ पे, यानी कि नाक काटना, नाक काटने का सही अर्थ बनेगा जाके नाक काटना, यानी कि बेइज्जत होना, यानी कि बेइज्जत होना, बेइज्जत होना, बेइज्जत होना, ये इसका सही अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, नाक काटने का सही अर्थ क्या होगा? बेइज्जत होना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है या मिसप्रिंट है। तो नाक काटने का मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों यहाँ पे जो परफेक्ट अर्थ होगा वो यहाँ पे इन ऑप्शनों में से कोई भी नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए? नाक काटने का होना चाहिए बेइज्जत होना। तो चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाक काटना का अर्थ इनमें से कोई मत लगाइएगा, जैसे बदनामी होना, इज्जत करना, नुकसान होना, खून बहना। नाक काटने का परफेक्ट और यानी कि वास्तविक अर्थ जो इसका निकलेगा तो वो बेइज्जत होना हो जाएगा। अगला देखेंगे 39 के बाद दोस्तों हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे जो हमारा दिया गया कह रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। तो 40 का हमारा हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना। कहेंगे ना गांव घर में दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी कि 40 का ए के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है, उत्साह होता है, विस्मय होता है, या फिर दोस्तों भय होता है। तो 41 का हमारा यहाँ पे सी, 41 का सी, यानी कि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्मय होता है। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सोरठा पूछा है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों अब सोरठा में आप जानते हैं 4 चरण होते हैं, और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा का उल्टा हमारा दोहा होता है। तो यहाँ पूछा सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं हो जाएंगी। कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 42 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 के बाद दोस्तों हम लोग 43 नंबर देखेंगे, और 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है। अब दोस्तों शब्दा अलंकार आप जानते हैं, शब्दा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है,
और श्लेष अलंकार होता है। लेकिन जो शब्द अलंकार नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो वो हमारा रूपक अलंकार जो है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। यानी कि 43 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 43 के बाद दोस्तों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि है कि दांत और जिह्वा के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम दंत ध्वनि कहते हैं। जैसे कि अब दंत ध्वनि में कौन सा आ जाएगा, जैसे आप खा कहिए खा, तो ये नहीं हो जाएगा। चा दोस्तों, चा भी नहीं होगा। ला, ला जो हो जाएगा हमारा, ये क्या है, हमारा दंत ध्वनि है। और ये फा भी हमारा नहीं होगा, तो ला हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 44 के बाद दोस्तों हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, और 45 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अब दोस्तों अघोष यहाँ पे बताया गया है, तो अघोष क्या होता है, अघोष वे होते हैं जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अब जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चा और फिर जा, फिर झा और डा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चा। अघोष वर्ण दोस्तों क्या होते हैं, हमने बताया कि जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वे क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। जैसे कि इसमें से चा, जा, झा, डा, तो इसमें से चा हमारा जो हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 45 के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो स्त्रीलिंग आप जानते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सौभाग्य, सुंदरता, और फिर अगला दिया गया है काव्य, फिर दोस्तों दिया गया है चंद्र। तो स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो सौभाग्य होता है, जैसे कहेंगे ना तुम्हारा सौभाग्य खुल गया, तो ये पुल्लिंग हो गया। सुंदरता, सुंदरता होता है कि सुंदरता होती है, दोस्तों सुंदरता होती है ना, कहेंगे ये चीज बहुत सुंदर सुंदर है, यानी कि सुंदरता होती है, तो यानी कि सुंदरता होती है, तो ये स्त्रीलिंग आ गया ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे हमारा देखा जाएगा, तो 46 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 46 के बाद दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग दोस्तों पूछा गया है, अब यहाँ पे पुल्लिंग कहा गया है, तो आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर, पुल्लिंग कहा गया है, तो आशा लगाई जाती है ना, कहीं हमारा हमें इस चीज की आशा है, तो आशा लगाई जाती है, तो आशा लगाया जाता है, ऐसा ये वर्ड ठीक नहीं है, यानी कि आशा लगाई जाती है, तो यानी कि ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। आज्ञा, आज्ञा दिया जाता है या आज्ञा दी जाती है, आज्ञा हम किसी को आज्ञा देते हैं, ये स्त्रीलिंग हो। गरिमा, किसी चीज की गरिमा बनाए रखना। पुल्लिंग सागर, सागर हमारा क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा क्या है, पुरुषवाचक दिख रहा है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 47 के बाद दोस्तों हम लोग 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, यानी कि कौन से शब्द का प्रयोग हम लोग हमेशा बहुवचन में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे गाय दिया गया है, दर्शन दिया गया है, बहन दिया गया है, या फिर दोस्तों लता दिया गया है। तो 48 का हमारा यहाँ पे देखा जाए तो बहुवचन हमेशा दर्शन जो है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, वो है दर्शन, यानी कि 48 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दर्शन शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब दोस्तों हमको इसमें निम्नलिखित में सर्वनाम बताना है। यह, सभा, मनुष्य, हिमालय, यह शब्द जो है यही दोस्तों हमारा क्या है, सर्वनाम है। 49 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 के बाद दोस्तों हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में विशेषण है शीतलता, बल, नया, वृद्धि। निम्नलिखित में विशेषण है दोस्तों, 50 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी, यानी कि नया। निम्नलिखित में विशेषण है नया, नया जो है हमारा ये एक विशेषण है। 50 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 50 के बाद दोस्तों हम लोग 51 नंबर पे आ जाएंगे, और 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, सीता सो रही थी, सीता सो रही थी,
वाक्य का काल है। अब कौन सा काल है दोस्तों? सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो 51 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं, सीता सो रही थी। अब सीता सो रही थी, पता नहीं कब सो रही थी, तो यानी कि अपूर्ण भूतकाल है। इसका पूर्णतः कुछ क्लियर नहीं है कि कभी सो रही थी, तो यानी कि सीता सो रही थी, अब पता नहीं किस समय पे सो रही थी, तो यानी कि अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि 51 का अगर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में तद्भव है। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दोस्तों हमारे संस्कृत वाले होते हैं, और तद्भव शब्द हमारे जो संस्कृत से निकल करके आते हैं वो होते हैं। यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से तद्भव है गांव, अमृत, उच्च और फिर दोस्तों एकत्र। तो 52 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में तद्भव है वो हमारा गांव हो जाएगा। गांव हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि निम्नलिखित में तत्सम है। अब दोस्तों तत्सम शब्द हमको बताना है, गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तो तत्सम शब्द जो हमारा हो जाएगा 53 का डी, यानी कि ग्राहक हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला देखेंगे 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। अब जल का पर्यायवाची कह रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है? जल का होता है नीर होता है पर्यायवाची, समीर, सलिल, अम्ब। अम्ब होता है, सलिल भी होता है, लेकिन समीर नहीं होता। इसने कहा नहीं है, वो बताना है। तो समीर जो होता है वो जल का पर्यायवाची नहीं होता है, अर्थात 54 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 54 के बाद दोस्तों हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा यह गया है कि जटिल का विलोम होगा। जटिल का दोस्तों कठिन, रूढ़, सरल या फिर दोस्तों मुश्किल। जटिल मतलब जटिल का विलोम हमको बताने हैं, यानी कि जटिल का उल्टा। तो जटिल का उल्टा क्या हो जाएगा? जटिल मतलब होता है कठिन होना, तो सरल मतलब हो सरल हो जाएगा। जटिल का अपोजिट क्या हो जाएगा? सरल। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 55 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 के बाद दोस्तों हम लोग 56 नंबर देखेंगे, और 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। तो वर्ण का अर्थ नहीं होता है। 56 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर्ण का अर्थ नहीं होता है। कहा है वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जात भी होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। 56 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय या दुराग्रह। 57 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ए, यानी कि दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा दुष्कर। 57 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, और 58 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि अली अली। अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है दोस्तों सखी भौरा, या भौरा सखी, भौरा कली या कली सखी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का हमारा बी। पहले अली का अर्थ है भौरा, दूसरे अली का अर्थ है दोस्तों सखी, यानी कि 58 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन, और 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अपमान में उपसर्ग है। अपमान में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग दोस्तों पहले लगता है तो अप हो जाएगा, अपमान में अप जोड़ दिया जाएगा तो अपमान बन जाएगा, यानी कि 59 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 59 के बाद दोस्तों 60 नंबर, और 60 नंबर पूछा है, कहा गया कि घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट में प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है दोस्तों घबराहट, तो आहट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 60 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 60 के बाद दोस्तों हम लोग 61 नंबर पे आएंगे, और 61 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद है। परम धन अर्थ, परम पर धर अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन आर्थ, परमो धन अर्थ। तो परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन अर्थ, यानी कि 61 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट या डब्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका कोई भी राय या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। कर लेना चाहिए, ये इतना जो वर्ड है हमारा ये क्या है, अशुद्ध है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए नहीं, ये नहीं, मैंने शब्द जो हो जाएगा ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने शब्द जो हो जाएगा ये अशुद्ध हो जाएगा। ये इतना क्या हो जाएगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने में होना चाहिए इस जगह पे मुझे यह काम कर लेना चाहिए कायदे से। तो दोस्तों मैंने शब्द हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो 62 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 62 के बाद दोस्तों हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन। और 63 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर दोस्तों तत्पुरुष समास है। 63 का हमारा राजपुत्र में समास यानी कि राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास है। यानी कि 63 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर देखेंगे। और 64 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। दोस्तों कर्मवाच्य, ये कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य, क्रियावाच्य। तो 64 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कर्मवाच्य ही, यानी आम खाया जाता है। कौन सा वाच्य है, आम खाने का कार्य किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए आम हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। खाने का कार्य किया जा रहा है ना, तो किसको, आम को, यानी कि यहाँ पे कर्मवाच्य बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाएगा तो 64 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर पे आ जाएंगे। और 65 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से अवयव है। अवयव कौन सा दोस्तों, वर्तमान है, नया है, तथा है, सुंदर है, कौन सा अवयव है दोस्तों। तो 65 का अगर हम देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवयव है, तथा हमारा क्या है, अवयव है। यानी कि ऑप्शन नंबर 65 का हमारा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखेंगे छठा दोस्तों, यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क का है, ये संबोधन का चिन्ह है और ये हमारा पूर्ण विराम है। और ये अल्प विराम दोस्तों ये हमारा इस टाइप का बना है, ठीक है ना। तो ये अल्प विराम का चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि 66 का देखा जाएगा तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों हम लोग देखेंगे, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, कहा गया है कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों में 67 से 71 तक के उत्तर दीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया गद्यांश पढ़ने से पहले आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर गद्यांश को पढ़ करके उनका आंसर टपटप देते चले जाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 67 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। बुढ़ापा नहीं था, खांसी नहीं था, कमजोरी नहीं थी या दोस्तों सामर्थ्य नहीं था। आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर कह रहा अश्वारोही वहां क्यों आया था। बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहां विश्राम करने के लिए। अश्वारोही, ठीक है। आगे देखेंगे गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, मिर्जा को, युगल योद्धा को, ममता को, हुमायूं को। और आगे देखेंगे हुमायूं में कौन सा गुण था, हुमायूं में कौन सा गुण था, कृतज्ञता था, न्यायप्रियता था, कृपणता था, विश्वसनीयता था। आगे देखेंगे 71 नंबर। 71 नंबर में कहा है कि ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी। अब दोस्तों हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन पे आकर के अब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहां गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था।
या स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। यहाँ पे देखिए, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सौंपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब इनका आंसर देते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा नहीं था, खांसी नहीं थी, कमजोरी नहीं थी, या दोस्तों सामर्थ्य नहीं था। तो 67 का हमारा हो जाएगा, बुढ़िया के पास सामर्थ्य नहीं था। ठीक है, सामर्थ्य नहीं था कि वो कुछ कर सके। देखो अभी यहाँ पे हमको एक वर्ड कहीं मिला है दोस्तों, यहाँ पे कोई नहीं, ममता छिपने के लिए सचेत हुई, वह दिन भर उसमें से निकली नहीं। संध्या में उपक्रम ममता पथिक घोड़े वो मिर्जा ने उसी स्त्री को कुछ ना कुछ दे सका घर में, क्योंकि मैंने विपत में विश्राम पाया था और चौसा के पठान युद्ध में अपनी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो हमारा हो जाएगा, ये कहा ना, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वहां स्त्री कहाँ गई जो खोज निकालो, ममता छिपने के लिए पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पे बुढ़िया को क्या नहीं था? वो सामर्थ्य नहीं था दोस्तों। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगला नंबर हमारा जो है, यहाँ पे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन, और 68 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अश्वारोही वहां क्यों आया था? अश्वारोही वहां क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहां विश्राम करने के लिए। अश्वारोही जो दोस्तों वहां पे आया था, वो आया था बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है, ये अश्वारोही, सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं? एक दिन शहंशाह हुमायूं ने छप्पर के नीचे विश्राम किया था। तो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 68 का अगर देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 के बाद दोस्तों हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, या फिर दोस्तों हुमायूं को। तो यहाँ पे 69 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं को कहा गया है। गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है? हुमायूं को कहा गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था? पथिक किसे कहा गया था? यानी कि हुमायूं को कहा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 69 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 नंबर देखेंगे, और 70 नंबर में दिया गया कि हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता, न्यायप्रियता, कृपणता, या विश्वसनीयता था। तो 70 का यहाँ पे हमारा कृतज्ञता था। यानी कि हुमायूं में कौन सा गुण था दोस्तों? तो कृतज्ञता के कारण ही वो बुढ़िया के वहां पे वापस बुढ़िया से मिलने के लिए आया था। तब तक बुढ़िया मर चुकी थी। कृतज्ञता था, यानी कि उसने एक दिन उसकी झोपड़ी के पास यानी कि छप्पर नीचे विश्राम किया था, तो उसी कृतज्ञता से वो आया था। चलिए अगला देखेंगे 70 के बाद दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, या घायल थी। तो 71 का दोस्तों था हमारा, वह डरी हुई थी। यहाँ पे देख लीजिए, घोड़ों की टाप सुनकर ममता भयभीत हो गई थी। ये तो ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली थी? वो डरी हुई थी। यानी कि 71 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर, या फिर दोस्तों रश्मि रथी पर। 72 का हमारा सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय पर। यानी कि 72 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 धाम। अगर संस्कृत के 4 धाम की बात की जाए दोस्तों, ये जो हमारा था, ये कब इसकी रचना की गई थी? 1959 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1959 में ये संस्कृत के 4 अध्याय की रचना की गई थी। आगे देखेंगे 72 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है?
पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, जायसी की, सूरदास की, तुलसी की। पद्मावत जो है दोस्तों वहां पे हमारी पद्मावत यानी कि जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यानी कि 73 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पद्मावत की भाषा अगर देखी जाए दोस्तों तो अवधी है। पद्मावत की भाषा अगर देखी जाए तो ये अवधी भाषा है। ठीक है दोस्तों, अवधी भाषा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 के बाद 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता भारतेंद्र भरतशरण है, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है या भीष्म साहिनी है? तो 74 का यहाँ पे हमारा दोस्तों जो हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। रचना दोस्तों इन्होंने कब की थी? 1931 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1931 में इसकी रचना की थी। किसकी? दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त की रचना की थी 1931 में। आगे देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, और आज की सीरीज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया गया भारत भारती के रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। भारत भारती के रचनाकार दोस्तों मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी कि 75 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दें यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या आपका कोई राय सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।